नमस्कार। आज हम एक समकालीन परंपरावादी विचारक है हन्ना आरेंट, उनकी चर्चा करें। देखिए, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि लैंगिक भेदभाव है। ले दे के और हमें मैरी वुलोस्टोनोक्राफ्ट का और हन्ना आरेंट दो ही नाम सुनने को मिलते हैं। और जब भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा आती है तो शायद ही हमें कोई नाम सुनने को मिलता है। भले हम कमला देवी, पंडिता रमाबाई को लेके आते हैं, लेकिन वहां भी हम देखें कि परिदृश्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। इसका मूल कारण ये नहीं है कि महिलाएं किसी भी मामले में पिछड़ी हुई है। इसका मूल कारण ये है कि उनको मौके नहीं मिले। यही था। अब जब देखते हैं ना, नया परिदृश्य देखते हैं, तब हमें फिर बहुत सारी कंटेम्पररी पॉलिटिकल थिंकर्स नजर आती है। चाहे वो बेटी फ्रीडन हो, कैट मिलेट हो, उस अब तो 20 है, क्योंकि अब उनको क्या मिलने लगे हैं, उसने मौका छीनना भी, मौके मिलते नहीं है। मौके औरतों को और हाशियाकृत वर्गों को तो मौके छीनने पड़ते हैं, देता कोई नहीं है, मौका छीनने पड़ते हैं ये सारी चीजें। तो हम ऐसी एक महान परंपरावादी विचारिका है हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट, देखिए हन्ना आरेंट के पहले जीवन परिचय देख ले, किस प्रकार ये थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कहाँ की थी, क्या थी। हन्ना आरेंट मूलतः यहूदी है और जर्मनी में पैदा हुई थी। और जब हिटलर का होलोकास्ट शुरू हुआ, महाविध्वंस शुरू हुआ, तो यहूदियों ने जर्मनी को छोड़ना शुरू कर दिया। जेविस जिनको बोलते हैं, यहूदियों ने, जिनका देश इजराइल बना, उन्होंने हिटलर के डर से उसने निर्णय कर लिया था कि मैं इस एक प्रजाति का, नृ जाति का क्या कर दूंगा, सफाया कर दूंगा। आज हम चर्चा करेंगे उसकी। तब बहुत सारे यहूदी छोड़ के गए थे जर्मनी को, और ऐसे ही यहूदियों ने जाके और राजनीति विज्ञान को नया स्वरूप दिया था अमेरिका में। ऐसे यहूदियों में हम लियो स्ट्रॉस का नाम पढ़ते हैं, ऐसे यहूदियों में हम मार्गनथाउ का नाम पढ़ते हैं, एक नहीं ऐसे न्यूमैन पढ़ते हैं। 20 ऐसे थिंकर्स हैं जो है तो अमेरिकन, लेकिन मूलतः वो गए हुए कहां से हैं, वो सारे जर्मनी से गए हुए। जब हम व्यवहारवाद पढ़ेंगे तो व्यवहारवाद को हम कहेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी मोड में आ गया था, अंतः अनुशासनात्मक हो गया था, अंतर विषय हो गया था। एक ही विषय के साथ और विषयों का अध्ययन हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि मानव व्यवहार को व्यापक रूप से समझना है। अगर मानव का राजनीतिक व्यवहार समझना है तो आर्थिक व्यवहारों से, मनोवैज्ञानिक व्यवहारों से अलग है नहीं होता, वो सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रकार है। तब उसमें जो सोशियोलॉजी घुसाई गई थी और जो अन्य तात्कालिक और रूप घुसाए गए, विशेष करके मनोविज्ञान और सोशियोलॉजी, वो सिर्फ जर्मन्स की देन है। तो व्यवहारवाद को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया था इन जर्मन्स विचारकों के, जो मूलतः यहूदी थे। तो ऐसे फिर भागना पड़ा था हन्ना आरेंट को। फिर हन्ना आरेंट ने बाकी की जिंदगी अमेरिका में बिताई। ये इसका जो बाकी का अध्ययन अध्यापन है वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में और शिकागो में था। और इसने लियो स्ट्रॉस के साथ मार्गनथाउ और ओडिन का नाम तो हम कम पढ़ते हैं, दर्शन के क्षेत्र में उसका बड़ा नाम, हम तो 2 नाम पढ़ते हैं, लियो स्ट्रॉस का और मार्गनथाउ का। ये कह लीजिए कि आप एक क्षेत्र से उठे हुए हैं, ये कह लीजिए कि आप जाति के हैं, इससे बड़ा कि इनकी धारा एक थी, इसलिए इनमें आपस में प्रेम था। हन्ना आरेंट खुद परंपरावादी है और लियो स्ट्रॉस भी परंपरावादी है, और मार्गनथाउ भी परंपरावादी यथार्थवादी है। यथार्थवादी मूलतः धारा किसकी है, परंपरावाद की एक धारा यथार्थवाद है। तो इनका घनिष्ठ संबंध था और ये सारे एक ही डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। इन्हें अधिकांश, ये कोई पॉलिटिकल फिलोसफी का है, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है, कोई मॉडर्न पॉलिटिक्स का है। वहां विषय है ना, वो अलग रूप में फैले हुए हैं, अपने यहां इतना फैलाव नहीं है विषयों का।
जैसे आप जेएनयू में जाओगे तो वहां इंटरनेशनल स्टडीज अलग है और पॉलिटिक्स की अलग है, बस वही बात थी। तो डेविड ईस्टन, लियो स्ट्रॉस, मॉर्गन थाउ और हन्ना रेंट चारों समकालीन है, और चारों एक ही समय में एक ही विश्वविद्यालय में एक ही डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। वहीं हन्ना रेंट नौकरी कर रही है शिकागो विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में, वहीं मॉर्गन थाउ कर रहा है, पर पढ़ा अलग अलग रहे। कोई पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ा रहा है, कोई मॉडर्न पॉलिटिक्स पढ़ा रहा है, और कोई इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहा है। पढ़ाते अलग अलग थे ये समकालीन सारे, एक ही विश्वविद्यालय के थे। तो हन्ना रेंट भी प्रिंसटन और शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये व्यवहारवाद की विरोधी थी। तो ये मूलतः कैसी विचारक है? परंपरावादी विचारक है। जो हम समकालीन परंपरावादियों की जब हम चर्चा करते हैं कि समकालीन समय में परंपरावादी कौन है, देखिए परंपरावादी वो होता है जो काय को स्थान देता है? मूल्यों को। वो है जो नॉर्म्स को, मानक पे ध्यान देता है। वो जो निर्देशात्मकता के ऊपर ध्यान देता है, जो नॉर्म्स के ऊपर ध्यान देता है। निर्देश देना कि राजनीति विज्ञान का मूल काम है कि एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था, अच्छी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किससे किया जाए, इसके लिए क्या देता है? निर्देश देता है। और निर्देश देता है तो उसको अनिवार्य रूप से उसमें क्या घुसाने पड़ते हैं? अपने मूल्य। गांधी जी निर्देश दे रहे हैं कि अच्छी शासन व्यवस्था का निर्माण है, उसके लिए कुछ मानक निश्चित करने होंगे। मानक है सत्य और अहिंसा, या इनको आप क्या कह लो, ये मूल्य कह लो। सत्य और अहिंसा ये मूल्य है। इसका निर्देश दिया गांधी जी ने। कुछ अलग निर्देश है, होब्स दे रहा है, कुछ ऐसे निर्देश हैं वो रूसो दे रहा है। तो ये निर्देशात्मक होते हैं जो परंपरावादी होते हैं। ये दर्शन की ओर इनका झुकाव ज्यादा होता है, फिलोसफी की ओर। ये मुद्दों को व्यापक रूप में सोचते हैं और क्या चाहिए, क्या होना चाहिए पे बल देते हैं। बाकी चर्चाएं हम बाद में कर लेंगे कि ये हन्ना अरेंट भी परंपरावादी है। ये वैसी ही परंपरावादी है जैसी कौन है? लियो स्ट्रॉस है। इसकी खूब चर्चा करेंगे, परसों से चर्चा हो जाएगी इसकी शुरू। ऐसा ही एक व्यक्ति है जुवेनल, प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, इस बार क्वेश्चन भी आया था। जुवेनल के अलावा ऐसा ही एक है वोइगली। तो ये और ये तो अमेरिकन है, ये फ्रेंच है। और एक इनमें है ब्रिटिश, जो कि इस विश्वविद्यालय का, इसका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल था, ऑक्सफोर्ड, माइकल ऑक्सफोर्ड। ये सारे के सारे समकालीन समय के परंपरावादी हैं। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि परंपरावाद की जो धारा थी ना, वो कब चली थी? वो चली थी 1945 से पहले। 1945 के बाद व्यवहारवाद आ गया, आधुनिक राजनीति आ गई, विज्ञान तथ्य अनुभववाद आ गया। तो क्या उसके बाद परंपरावादी गायब हो गए थे? नहीं, उनका विरोध कर रहे थे ये वाले सारे, लियो स्ट्रॉस, जुवेनल, वोइगलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड और हन्ना अरेंट, ये उनके साथ ही चल रहे थे। लेकिन ये दब गए थे। छा कौन गया था? डेविड ईस्टन और उसका समूह छा गया था। व्यवहारवादी छा गए थे राजनीति विज्ञान के ऊपर। ये भी काम कर रहे थे। ये फिर उभार कब आया इनका? 1970 के बाद, जब व्यवहारवादियों ने कहा कि हम अब उत्तर व्यवहारवादी हो गए हैं और हमें भी मूल्य स्वीकार है, तब इनकी चर्चाएं फिर होने लग गई थी। तो ये ऐसी ही एक विचारिका हम कह रहे हैं हन्ना अरेंट है, जो मूल्यों के ऊपर बल देती है, क्या होना चाहिए के ऊपर बल देती है, राजनीति के लिए कुछ नए निर्देश जारी करती है, कुछ मानक डिसाइड करती है, कुछ नॉर्म्स डिसाइड करती है कि अच्छे समाज का, अच्छी राजनीतिक व्यवस्था का, अच्छे शासन का निर्माण कैसे किया जाए। हन्ना अरेंट की पुस्तकें बड़ी ही फेमस पुस्तकें हैं और बहुत ही बार पूछी जाती है, और छोटे छोटे नाम है, बड़े नाम, लोकप्रिय से नाम है इसकी पुस्तकों। इसकी एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। सर्वाधिकारवाद का उदय। आज हमारी जो पहली चर्चा शुरू होगी वो टोटलिटेरियनिज्म से शुरू होगी, सर्वाधिकारवाद से शुरू होगी। अब इसका समझ जाएंगे टोटलिटेरियनिज्म या सर्वाधिकारवाद होता क्या है। एक बार इसको छोड़ देते हैं। फिर इनकी एक पुस्तक है ह्यूमन कंडीशन।
1958 के में आई थी। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद दो पुस्तकें इनकी हम एक साथ पढ़ते हैं, ऑन वायोलेंस, हम इसकी भी चर्चा करेंगे, और ऑन रिवॉल्यूशन, हम इसकी भी चर्चा करें। तो ये कह लो टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर, सर्वाधिकारवाद, ये हिंसा फैलाता है और इसके खिलाफ क्या जरूरी है, रिवॉल्यूशन, ऐसे मान लें आप। तो ये कुछ पुस्तकें आपको याद करनी पड़ेगी। फिर है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। एक पुस्तक लिखूंगा, एक पुस्तक आपको याद आएगी, अभी आपके ना मन मस्तिष्क को ऐसे खटक खटक करेगी, ऐसी एक पुस्तक, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। अब बताओ, ऐसी एक पुस्तक हैबरमास की है, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, सेम पुस्तक है। ह्यूमन कंडक्ट, इसके साथ लिख लो उसको। ये तो ह्यूमन कंडीशन है, मानवीय स्थिति है, वो है ह्यूमन कंडक्ट, व्यवहार। ये ऑक्सफोर्ड की है। अभी जब चर्चा कर रहे थे, माइकल ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल रहा है माइकल ऑक्सफोर्ड। इसकी है ह्यूमन कंडक्ट। हेबरमास की है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर किसकी है, हन्ना आरेंट की है। तो साथ लिख लेते हैं तो अलग करना आसान हो जाता है। बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, हेबरमास की। फिर है डार्क, मैन इन डार्क एज, डार्क एज याद रहती है, मैन इन डार्क टाइम, ये याद रह जाए तो ठीक है। इसकी जो पुस्तकें पूछी जाती है आमतौर के ऊपर, ये चार पुस्तकें पूछी जाती है। ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये कैसे आया सर्वाधिकारवाद, ह्यूमन कंडीशन, ऑन वायलेंस और ऑन रेवोल्यूशन, हिंसा के ऊपर और क्रांति के ऊपर। बाकी ये दो है, आपकी इच्छा हो तो याद रख ले आप। ये चार किताबें महत्वपूर्ण है। अब हम हन्ना अरेंटे को एक एक करके समझना शुरू कर देते हैं। उसी पढ़ते पढ़ते हम समझ जाएंगे कि हन्ना अरेंटे का ये सिद्धांत क्या है, सहभागिता का सिद्धांत क्या है, पार्टिसिपेशन। हम इसी को पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि ये बहुलवादिता क्या है। और एक इसमें है, वो है फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजिकल मुद्दे क्या है। इनकी हम चर्चा तब कर लेंगे जब हम ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म कर लेंगे, तब इसकी भी चर्चा हमारे पास आ जाएगी। तो सहभागिता का सिद्धांत, बहुलवाद का सिद्धांत। सहभागिता क्या होती है, राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता करना, सहभागिता है सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी करना। एक होती है घरेलू गतिविधियां, एक होती है सार्वजनिक गतिविधियां। इसकी बार बार चर्चा आएगी, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे सार्वजनिक गतिविधियां है कौन सी। जब आप समाज कल्याण के लिए घर छोड़ के बाहर निकलते हैं, जब आप प्रदूषण के खिलाफ कोई एक मोर्चा खड़ा करते हैं, जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मोर्चा खड़ा करते हैं, जब आप रूढ़ियों और परंपराओं के खिलाफ जो घातक है उनके खिलाफ जब आप मोर्चा खड़ा करते हैं, जब आप शोषण के खिलाफ मोर्चा, चाहे जातीय हो निर्जातीय हो, मोर्चा खड़ा करते हैं, जब आप अपने देश की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, आप अपने राजनीतिक आकाओं पर कोई दबाव डालते हैं, तो हम कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना और वोट डालना ही राजनीतिक सहभागिता नहीं होती। निरंतर विरोध करना, निरंतर चर्चाएं करना, परिचर्चाएं करना, थोड़ी देर में हम और देख लेंगे कैसे होती है, ये सब राजनीतिक सहभागिता का निर्माण करती है। अब आ गया बहुलवाद, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, प्लुरलिज्म। तानाशाही की शुरुआत वहां से होती है जहां से एकलवाद आता है, जबकि जब लोकतंत्र आता है, जब विकास होता है, या जब आदमी का विकास करना हो, तो वहां आवश्यक क्या चीजें होती है, बहुलवाद। ऑप्शन ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुल चीजें आवश्यक होती है ताकि आपको चयन की स्वतंत्रता रहे
और आप अपनी मन इच्छित चीजों का चयन कर सकें या मन इच्छित चीजों का निर्माण कर सकें, इसके लिए बहुलवाद है। तो एक चीज होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। प्लूरल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और तीसरा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज क्या है इसकी, हम इसकी भी चर्चा कर लें। हम यहां से शुरू करते हैं शुरुआत में, या हो सकता है यही पूछ लो कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हन्ना अरेंट से रिलेटेड नहीं है, तो कुछ भी डाल देंगे। आदर्श कथन समुदाय डाल दिया, कोई रोल्स का कोई वाक्य डाल दिया, ऐसी कोई और थ्योरी डाल दी तो वो हो सकता है। या इसमें ये डाल दिया कि सामान्य शुभ का विचार किसका है, ऐसी कोई बात डाल दी। तो वो तो हम किसकी चर्चा करें, कॉमन गुड की चर्चा या तो रूसो की करते हैं या फिर ग्रीन की करते हैं, ऐसा कुछ भी डाला जा सकता है। ये व्यापक रूप से समझेंगे, जरूरी नहीं कि इन्हीं का और बहुतों के ऐसे सिद्धांत है। हम यहां से शुरुआत करेंगे, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, फिर इनकी चर्चा करते जाएंगे। हन्ना अरेंट का यहां से चर्चा करेंगे, सर्वाधिकारवाद का उदय। पहले तो है ना हमें समझना होगा कि सर्वाधिकारवाद क्या है। इसके साथ साथ हम एक शब्द और समझेंगे, सत्तावाद क्या है, अथॉरिटेरियनिज्म क्या है। तो टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म, सत्ता होती है अथॉरिटी, उसी से बना है अथॉरिटेरियनिज्म या सत्तावाद, और टोटलिटेरियनिज्म से बना है सर्वाधिकारवाद। निरंकुशतावाद, टायरेनी कह लो आप इसको, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, डिक्टेटरशिप तानाशाही। एक शब्द और लिख देते हैं, अधिनायकवाद। अब ये दोनों तो एक ही है, इन दोनों को डिक्टेटरशिप कहा जाता है, तानाशाही को भी और अधिनायकवाद को। इंग्लिश एक ही टर्म है, डिक्टेटरशिप। निरंकुशतावाद थोड़ा सा अलग होता है, सत्तावाद अलग होता है, सर्वाधिकारवाद अलग होता है। बस इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है निरंकुशता की बढ़ती हुई मात्रा। अगर निरंकुशता सिर्फ राजनीतिक सत्ता तक सीमित है, निरंकुशता कहां तक सीमित है? राजनीति तक सीमित है, अन्य क्षेत्रों में कोई दखलंदाजी नहीं कर रही है। कैसे? जैसे एक इससे समझ में आ जाएगा आपको एक बार, सैन्य शासन, क्योंकि ये आपने देख रखा है। पाकिस्तान में मुशर्रफ आ गया, मुशर्रफ क्या करेगा? और किसी भी मामले में हस्तक्षेप है, वो एक ही कहेगा कि नवाज शरीफ तू देश छोड़ के भाग जा, बेनजीर भुट्टो तेरे को नेतागिरी करने की जरूरत है नहीं है, सत्ता पे अब किसका कब्जा है? मेरा। वो सिर्फ एक ही काम करता है, राजनीतिक सत्ता को अपने हिसाब से चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सत्तावाद। ये सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करता है, औरों को पनपने नहीं देता, उसको सत्तावाद बोलते हैं। निरंकुशतावाद या टायरेनी इसका अगर सही शब्द है, तो जब राजा है वो बिगड़ जाए और तानाशाही करने लगे और अपनी जनता को मारने लगे, तो वो क्या बन जाती है? टायरेनी। अब इसको कहीं नहीं है, ये भी आमतौर पर राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और विरोधियों को पनपने नहीं देता। ऐसे ही शब्द कौन से आए हैं? तानाशाही और अधिनायकवाद आए। ऐसे ही एक सैन्यवाद होता है। लेकिन इनमें सबसे खतरनाक क्या है? सैन्यवाद कभी भी सर्वाधिकारवाद बन सकता है, तानाशाही और अधिनायकवाद कभी भी सर्वाधिकारवाद बन सकता है, निरंकुशतावाद कभी भी अधिनायकवाद बन सकता है। ये जो रूप हैं, तो आप निरंकुशता बोलो, डिक्टेटरशिप बोलो या सैन्य शासन बोलो, ये पहले क्या होते हैं? सत्तावादी होते हैं, और फिर बढ़ के क्या हो जाते हैं? कई बार ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? सर्वाधिकारवाद हो जाते हैं। तो हमें दो ही चीजों का अर्थ समझना है कि सत्तावाद क्या होता है और
सर्वाधिकारवाद क्या होता है? जब कोई एक निरंकुश शासक, जब कोई एक तानाशाह, जब कोई एक डिक्टेटर, जब कोई एक सैन्य शासक सिर्फ राजनीतिक मामलों में एकाधिकार स्थापित करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सत्तावाद। वो पूरी अथॉरिटी पे, पॉलिटिकल अथॉरिटी पे कब्जा कर लेता है, सत्ता पे कब्जा कर लेता है, तो वो होता है सत्तावाद। यानी अब इसका क्षेत्र है वो सिर्फ राज्य तक है, राजनीति तक है। अब आ गया सर्वाधिकारवाद। जब एक कोई अधिनायक, एक कोई डिक्टेटर समाज के समस्त क्षेत्रों पे काबिज हो जाए तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? वो सर्वाधिकारवाद है। दोनों में खतरनाक कौन है? सर्वाधिकारवाद, क्योंकि हर क्षेत्र तक पहुंच गया। ये हर क्षेत्र का तात्पर्य ये शिक्षा में दखलंदाजी करेगा। आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो राज्य कहेगा, किताबें ये फाइनल करेगा। जब मुशर्रफ आया पाकिस्तान में, मान लेते हैं, तो उसने ना ये नहीं कहा किताबें बदल दो स्कूल की, उसने ने ये कहा कि फलाने को ये करो, उसको वैज्ञानिक को ये कर दो, कुछ नहीं कहा उसने। भाई हमें मुझे सत्ता से मतलब है, स्कूल कॉलेजेस में जो चल रहा है उसको चलने दो, जो प्रयोग हो रहे हैं उनके होते रहने दो। सर्वाधिकारवादी क्या करता है? शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जाति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दखलंदाजी करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाधिकारवाद। तो जब सत्तावाद खतरनाक हो गया, हर क्षेत्र में दखलंदाजी करने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वाधिकारवाद। अब धर्म किसकी जय जयकार करेगा? वो राज्य शासक की जय जयकार। शिक्षा में किसके बारे में पढ़ाया जाएगा? उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, शासक के बारे में पढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था पे काबिज कौन होगा? वो शासक होगा। उसी से पूछ के बाजार चलेगा, कैसे चलाना। समाज की रूढ़ियां, समाज की परंपराएं, समाज के रीति रिवाज, यहां तक कि कौन समाज में क्या पैदा करेगा संतान के रूप में, ये तक डिसाइड कर देते हैं। जब प्लेटो ये कहता है चोरी चुपके से कि ब्रिड अच्छी पैदा करनी है, तो जो भी दिव्यांग बच्चे हो उनको यूनान की पहाड़ी के काम फेंक दो, उस टाइप। तब हम कहते हैं कि वो कैसा विचारक है, जो डिसाइड कर रहा है लोगों के जीवन को, जो डिसाइड कर रहा है कि कौन पुरुष किसी स्त्री के साथ संबंध रखेगा, यहां तक डिसाइड कर दिए जाते हैं। तब हम कहते हैं कैसे शासन आ जाते हैं? सर्वाधिकारवादी। विचार के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, धर्म, जाति, नरजाति, हर क्षेत्र में हस्तक्षेप होता है, सर्वाधिकारवाद है। अब हम समझ गए हैं कि सर्वाधिकारवाद है क्या। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे, फिर हम इसके कारण देखेंगे। सर्वाधिकारवाद का हम अर्थ समझ गए हैं कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है राजसत्ता के द्वारा, राज्य के द्वारा, शासक के द्वारा, तो वो सर्वाधिकारवाद है। टोटल मतलब समस्त क्षेत्रों के अंदर। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है? तो हन्ना अरेंट कहती है इसके दो उदाहरण है। एक उदाहरण है हिटलर का नाजीवाद, और दूसरा है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में चल रहा स्टालिनवाद। ये दो सर्वाधिकारवाद के उदाहरण है। क्वेश्चन तैयार हो गया। तो फिर मुसोलिनी का जो फांसीवाद है और ख्रुश्चेव है, ब्रेजनेव है, वो कहां गए? माओ कहां गया? वो नहीं है। तो ये हन्ना अरेंट कहती है कि फांसीवाद, माओवाद की चर्चा नहीं की। उसके बाद कौन सा? ख्रुश्चेव या स्टालिन के बाद वाले शासक, ये सत्तावादी तो हैं लेकिन सर्वाधिकारवादी नहीं। सर्वाधिकारवादी दो ही हैं, नाजीवाद और स्टालिनवाद। इटली के मुसोलिनी वाला फांसीवाद और ख्रुश्चेव वाला साम्यवाद सर्वाधिकारवाद नहीं है। सत्तावाद जरूर हो सकते हैं। तो माओवाद क्या है? चलो बताओ। माओवाद सत्तावाद है। वो हर क्षेत्र हस्तक्षेप नहीं करता। कुल मिला के कहना किसका है? हन्ना अरेंट का। वो इन दो को ही मानती है। अब हम देखेंगे कि इस सर्वाधिकारवाद का उदय क्यों होता है। तो ये कहता है नाजीवाद और स्टालिनवाद, इनके पनपने का जो मुख्य आधार है वो क्या है? विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। ये पैदा करती है सर्वाधिकारवाद को। अब ये आइडियोलॉजी करती क्या है, हम पहले इसकी चर्चा करेंगे। आइडियोलॉजी, इसकी एक निश्चित शब्दावली है। जब हम आइडियोलॉजी मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि नेट जेआरएफ में है,
कहीं आ भी जाती है काम में, तब मैं आपको बताऊंगा कि देशुदैत ट्रेसी क्या बोलता है आइडियोलॉजी के बारे में। पीछे हम करके जा चुके हैं कि कार्ल मार्क्स क्या बोला था आइडियोलॉजी के बारे में, ग्रामसी क्या बोला था आइडियोलॉजी के बारे में, लेनिन क्या बोला था आइडियोलॉजी के बारे में, और हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, हन्ना अरेंट क्या बोलती है कि ये एक झूठी या फॉल्स एक वैज्ञानिक वैश्विक दृष्टि का निर्माण करती है। इतनी शब्द है, सूडो साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू का निर्माण करती है। ये शब्दावली याद रखना, शब्दावली को अंडरलाइन कर लो भी, कि हन्ना अरेंट ने ये जो शब्द है किसके लिए कहे हैं कि ये झूठी या मिथ्या सूडो वैज्ञानिक वैश्विक दृष्टि या सूडो साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू। अब पहले तो शब्दावली को समझें क्या कह रहा है कि विचारधारा ना ऐसे विचारों का एक समूह होता है जो हमारे अंदर एक दृष्टि पैदा करता है, सोचने का एक समझ पैदा करता है, हमारे अंदर लुक पैदा करता है कि हम एक देखें कैसे, किसी भी चीज को देखें कैसे। अब देखने की दृष्टि होती है अलग अलग, आप कहते हैं दृष्टि एक ही होती, नहीं होती। बीजेपी के शासन को क्या सभी लोग एक ही तरीके से देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे। आरएसएस को क्या सभी लोग एक ही तरीके से देखते हैं क्या? नहीं। उदारवादी अलग तरीके से देखता है, रूढ़िवादी अलग तरीके से, अल्पसंख्यक उसको अलग तरीके से देखता है, नारियां उसको अलग तरीके से देखती है, आदिवासी उसको अलग तरीके से देखते हैं, उच्च जाति नीची जाति वालों को अलग तरीके से देखते हैं। तो ये है सबकी देखने की दृष्टि क्या होती है, अलग अलग होती है। अब ये आपके अंदर झूठी वैज्ञानिक वैश्विक दृष्टि पैदा करता है। अब आ गया वैश्विक। वैश्विक का तात्पर्य है कि ये कहता है कि ये दृष्टि इतनी व्यापक होती है कि संसार की हर एक घटना का, हर एक चीज को समझने का आधार पूरे संसार में वो कौन होती है? विचारधारा। और ये और कहती है कि आपके मस्तिष्क में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कैसे विचार बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक विचार बैठे हुए। एक आदमी, चलो आपसे आप पढ़ लिए, आपने ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ी, और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको एक रूढ़िवादी व्यक्ति मिला, वो पूछा भूकंप कैसे आया था? तो आपने कहा भूकंप इसलिए आया था कि प्लेटें जिन पे पृथ्वी टिकी हुई है वो पलायन करी, वो टकराई आपस में, तो भूकंप आ गया। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये जिस सांड के सर के सींग पे जो खड़ी थी पृथ्वी, उसने खा जाई उसको ऐसे, तो उसने क्या किया? चिरल आया, तो पृथ्वी पे क्या आया? भूकंप आया। आप मान लोगे क्या? नहीं मानोगे। कितना ही सिखा दो, क्योंकि आपको ये पढ़ा रखा है बार बार, आप एक वैज्ञानिक दृष्टि पैदा कर दी गई है कि पृथ्वी ये रही प्लेटों पे टिकी हुई, ये प्लेटें गति कर रही है और प्लेटें आपस में टकरा रही है, ये क्या आ रहे हैं? भूकंप। ये प्लेटों के किनारे यहाँ हिमालय की साइड में है, इसलिए किनारे ज्यादा टकराते हैं, इसलिए वहां भूकंप ज्यादा आते हैं। अब आप में ये कैसी दृष्टि है? वैज्ञानिक दृष्टि है। ऐसे ही विचारधारा आप में क्या करती है? ऐसी वैज्ञानिकता घुसा देती है। आप कहते हैं इससे सच्चा तो कुछ है ही नहीं, बाकी सब चीजें क्या है? झूठी है। ऐसे विचार पैदा कर देती है, जबकि होती क्या है? ये झूठी होती है। तो एक मिथ्या वैज्ञानिक वैश्विक दृष्टिकोण पैदा करती है विचारधारा। अब ये कैसे पैदा करती है? तो कहता है कि नाजीवाद है, ये कौन सी विचारधारा का सहारा लेता है? निर्जातीय विचारधारा का। और स्टालिनवाद है, ये काय का सहारा लेता है? वर्गीय विचारधारा का। ठीक है। आप जो जातीय अहम का शिकार है, आप में से होते हैं कई जातीय अहम का शिकार, वो ना अपने आप को ऐसे प्योर आर्य मानते हैं या विशिष्ट जाति का है, हम तो मार्शल कौम है। इसका तात्पर्य आपके दिमाग में घुसा हुआ है कि कुछ कौमें डरपोक होती है और कुछ कौमें मार्शल होती है, और ये एक साइंटिफिक विचार है कि कुछ डरपोक और कुछ मार्शल होते हैं, जबकि हमने देखा होता मौका पड़ने पे सारे मार्शल होते हैं। ठीक है। अब आप में क्या किया गया? हिटलर ने क्या किया? जर्मन्स के मन में कौन सी श्रेष्ठता घुसा दी? नरजातीय विचार घुसा दिए। कहां से शुरू किया? कि इस धरती के ऊपर जो शुरुआती शासक जातियां थी वो आर्य थे। आर्य नाम पड़ा कहां से? श्रेष्ठता से। उनको ज्ञान सबसे जाता था, उन्होंने पूरी धरती को रोंद दिया। वो लंबे तकड़े 6 फुट के हुआ करते थे, रंग उनका गोरा हुआ करता था, आंखें उनकी नीली हुआ करती थी।
वो हमेशा ही एक जगह पे टिक के नहीं रहते थे, क्योंकि एक आर्य दूसरे आर्य से बहुत दूर रहता है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा आग होती है, तो वो लंबे चौड़े क्षेत्रों में राज किया करते थे। ऐसे करके और उसने नरजातीय, वो बहुत ही विद्वान होते हैं, बहुत ही लड़ोके होते हैं, वो बिल्कुल वीर होते हैं, ऐसे करके हजारों गुणगान किए जर्मन्स जाति के बारे में, उनको आर्य कह के। तो आप जब ये बार बार ये चीजें उनको पढ़ाओगे तो उनमें कौन से भाव पैदा हो जाएंगे? नरजातीय श्रेष्ठता के भाव पैदा हो जाए। आप खुद देख लो, ये जातीय श्रेष्ठता के जो भाव हैं वो आपके बचपन से भरने शुरू होते हैं। भरा तो चूहे को देखे भाग गया तो क्षत्रिय का बेटा है, तो छिपकली से डरता है तो क्षत्रिय का बेटा है। ऐसे करते करते आप में क्या भरे जाते हैं? वीरता के भाव, श्रेष्ठता के भाव। ऐसे ही नरजातीयता के भाव भरे गए, और यह कहा गया कि एक जो नरजाति यहां रहती है वो है यहूदी, जेविस। वो डरपोक होते हैं, वो जोक होते हैं, वो खून चूसते हैं, वो ब्याजखोर होते हैं। इस धरती पे उनकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसने नरजातीय विचारधारा का सहारा लिया, और स्टालिन ने काय का सहारा लिया? वर्गीय, कि वर्ग दो होते हैं, एक शोषक और एक शोषित। शासन होगा वो शोषक वर्ग का होगा, जो मजदूर हुआ करते तब वो राज करेंगे, और वो डिसाइड करेंगे देश चलेगा कैसे, किसको जिंदा रहना है, किसको मारना है, वर्ग डिसाइड करेगा। और इसने कौन डिसाइड करेगा? नरजाति डिसाइड करेगी, आर्य डिसाइड करेंगे कौन रहेगा, कहां राज करना है। ऐसे करके और झूठा एक वैज्ञानिक वैश्विक दृष्टिकोण पैदा किया गया नाजीवाद के द्वारा और स्टालिन के द्वारा। अब क्या करता है? अब ये सर्वाधिकारवाद फिर कैसे आया? टोटलिटेरिज्म कैसे आया? ये जो वर्ग थे ये आंख मूंद के किसकी बात मानने लगे? स्टालिन की। और जो जर्मन्स आर्य थे वो किसकी बात मानने लगे? हिटलर की। मौके का फायदा उठा के हिटलर ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र पे कब्जा किया, बल्कि धर्म पे कब्जा कर लिया, समाज पे कब्जा कर लिया, नरजातीयता पे कब्जा कर लिया। यहां तक कि यह भी कह दिया कि अगर किसी जर्मन के नीले आंखों वाला बेटा पैदा नहीं हुआ तो इसका मतलब वो यहूदी है, वो उसको क्या करो? मार दो आप। संतानोपत्ति तक को कौन डिसाइड किया करता था? हिटलर। बच्चे के पैदा होते ही बच्चा जैसी समझ पैदा करता था, पहले उसकी आंखें देखो, उसका रंग देखो। अगर वो कमजोर है, दिव्यांग है, नीली आंखों वाला नहीं है तो उसको मौत के घाट उतार दो। अगर वो नीली आंखों वाला है, हष्टपुष्ट है, उसको जिंदा रखो। क्योंकि आर्य होते हैं ये बीमार और दिव्यांग पैदा नहीं होते, ये तो हष्टपुष्ट पैदा होते हैं बचपन से ही। फिर पैदा होते ही उसके हाथ में झंडा पकड़ा दो जर्मनी का, वहां जाते इस किताबें पकड़ा दो जो हिटलर का गुणगान कर रही है। हर क्षेत्र में घुस गया वो, यहां तक कि पारिवारिक क्षेत्र में कौन जिंदा रहेगा? बूढ़ों का क्या करें कि आर्य इतने श्रेष्ठ होते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, तो ये बूढ़े हैं इनको क्या करो? मार दो। तो होलोकॉस्ट सिर्फ उसने यहूदियों का नहीं किया था, बल्कि बहुत सारे बच्चों को और बूढ़ों को भी उसने कहा मौत के घाट उतार दिया था। और किस भाव के नाम पे? श्रेष्ठता के भाव के ऊपर। तो सर्वाधिकारवाद लाया गया हिटलर के द्वारा और स्टालिन के द्वारा। काय के द्वारा? तो मुख्य आधार क्या है बताओ? सर्वाधिकारवाद का उदय। बताओ इसके आगे क्या लिखूं? कारण? विचारधारा। ठीक, विचारधारा के द्वारा आता है सर्वाधिकारवाद। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं। पहला, हर क्षेत्र पे कब्जा कर लिया उन्होंने, आगे और समझेंगे और क्यों आता है। विचारधारा तो आती है, बाकी लोग क्या करते हैं ये भी आगे समझेंगे। अब आगे ये ना परंपरावादी विचारक है मूलते, जो हम चर्चा कर रहे थे, जो मूल्यों के ऊपर इनके ऊपर बल देती है। और ये व्यवहारवाद का क्या करती है? ये खिलाफत करती है व्यवहार का। ये कहता है व्यवहारवाद है ना झूठी वैज्ञानिकता लाना चाहता है, और ऐसी वैज्ञानिकता के द्वारा तानाशाहियों का, नाजीवाद और इसका स्टालिनवाद का सामना नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपको नाजीवाद हटाना है और आपको स्टालिनवाद हटाना है, तो आपको इनके विरोधी मूल्य पैदा करने पड़ेंगे। नाजीवाद की नरजातीय श्रेष्ठता का विरोधी मूल्य क्या है बताओ? कि कोई भी जाति श्रेष्ठ नहीं होती, सारे ही माँ और बाप से पैदा होते, तो सारे लोग क्या होते हैं? समान। नरजातीय श्रेष्ठता एक झूठा विचार है, ये मूल्य पैदा करना पड़ेगा आपको, नरजातीय समानता का मूल्य। और इन्होंने कौन सा मूल्य पैदा किया? नरजातीय असमानता का मूल्य पैदा किया। आपको वर्गीय विचारधारा के खिलाफ काम करना होगा, आपको स्वतंत्रता के मूल्य, विचार अभिव्यक्ति के मूल्य, ऐसे मूल्यों को आगे लाना होगा। जबकि हमें पता है कि व्यवहारवाद ऐसे मूल्यों की चर्चा ही नहीं करता। वो कहता है कि मैं ज्ञान के लिए ज्ञान दूंगा, मैं ये बता दूंगा कि क्या है, मैं ये बता दूंगा कि हिटलर का नाजीवाद क्या है, ये समझा देंगे कि स्टालिनवाद क्या है।
लेकिन ये हटेंगे कैसे, ये अच्छे हैं या बुरे हैं हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अच्छे और बुरे होते ही तो मुद्दा क्या हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है। क्योंकि अच्छे और बुरे विचार तो आत्मनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। अच्छे और बुरे, गुड और एविल हैं, ये तो हम डिसाइड करते हैं हमारे अंतर्मन से। विज्ञान के लिए अच्छे और बुरे कोई चीज है, विज्ञान के लिए पानी पानी होता है, वायु वायु होती है, लोहा लोहा होता है। अच्छा और बुरा लोहा कोई चीज नहीं होता, सुंदर और क्रूप लोहा नहीं होता, सुंदर और क्रूप हवा नहीं होती। तो ये कहते हैं आपको अगर मूल्य है तो आत्मनिष्ठ हो जाएंगे, सही गलत का मुद्दा आते ही। तो कौन है वो शुभ है कौन अशुभ है, ये तो आत्मनिष्ठ है। जबकि व्यवहारवादी अपने आप को क्या मानते हैं, ये तो वस्तुनिष्ठ मानते हैं, ऑब्जेक्टिव मानते हैं अपने आप को कि हमारा ज्ञान तो ऑब्जेक्टिव है। आपको स्टालिन और नाजीवाद की अगर खिलाफत करनी है तो आपको अपने विचार घुसाने पड़ेंगे, और अपने विचार घुसाते हैं तो क्या आती है, आत्मनिष्ठता आती है, सब्जेक्टिविटी आती है। जबकि व्यवहारवादी अपने आप को क्या मानते हैं, वस्तुनिष्ठ मानते हैं कि हम इनकी आलोचना नहीं करेंगे, इनका ऑप्शन क्या है हम नहीं बताएंगे, हम तो ये बता देंगे यह है क्या। तब हन्ना अरेंट बोलती है कि व्यवहारवाद भी किसको बढ़ावा देता है, सर्वाधिकारवाद। बताओ क्यों, अब आप बताओ क्यों। क्योंकि व्यवहारवाद मूल्यों की क्या होना चाहिए इसकी चर्चा, तो क्या होना चाहिए इसकी चर्चा नहीं करता, तो चर्चा करता है क्या है। तो क्या तो कौन बैठा है फिर, नाजीवाद बैठा है यार, कौन बैठा है, तो उसको बता के छोड़ देगा। परिवर्तन कैसे होगा ये व्यवहारवाद हमें नहीं बताता। समाज में सुधार कैसे होगा, अच्छा शासन कैसे आएगा, लोग स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेंगे, लोग सुखी कैसे होंगे, हमें व्यवहारवाद नहीं बताता। क्योंकि इसके लिए मूल्य घुसाने पड़ते हैं, इसके लिए अपनी बातें घुसानी पड़ती है। और ये कहते हैं व्यवहारवादी कि हम तो वैज्ञानिक है, अपनी बातें अपने मूल्य राजनीति विज्ञान में नहीं घुसाएंगे। इसलिए हन्ना अरेंटे व्यवहारवाद के लिए भी ये कहती है कि ये कौन से मूल्यों को बढ़ावा देता है, सर्वाधिकार। क्योंकि अगर आप इनकी आलोचना नहीं कर पाएंगे तो ये बढ़ेंगे फिर आपका। और व्यवहारवाद किसी की आलोचना नहीं करता। आलोचना कब होती है, जब आपकी पसंद और नापसंद आ जाती है, तब आलोचना होती है। आप कह रहे हैं कि मुझे आलोचना, मैं तो बताऊंगा कि ये पेन क्या है, काय का बना है, अच्छा और बुरा मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर सुधार कैसे होगा पेन में। तो वो कहते हैं हम इतना बता सकते हैं पेन बना काय का है, अच्छा बुरा हम नहीं जानते। तो ये वस्तुनिष्ठ हैं, इसलिए काय को बढ़ावा देते हैं सर्वाधिकार। ये मशीनी कुशलता लाना चाहते हैं कि ये कह रहे हैं मशीनी कुशलता क्या होती है कि मशीन किसी के साथ कोई भेदभाव, ये घड़ी आप हिटलर के बांधो और चाहे गांधी के बांधो, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ऐसी व्यवहारवादी कहते हैं कि हम तो उस एक मशीन की तरह हैं, हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। भेदभाव करते ही तो आप क्या हो जाते हैं, आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, अपने मूल्य घुसा देते हैं, आप आदर्शवादी हो जाते हैं। जबकि आपको तो क्या रहना है, वस्तुनिष्ठ रहना है, तथ्यात्मक रहना है, और मूल्यों से क्या रहना है, निरपेक्ष रहना है, मूल्यों से दूर रहना आपको। तो हमने एक टॉपिक कर लिया, कौन सी पुस्तक कर ली बताओ, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद क्या होता है, अर्थ देखा, इसके उदय का कारण देखा, और कौन कौन है हमने ये भी देखा, और हमने काय की चर्चा की, विचारधारा। अब और कुछ मत बताओ, इतना बता दो कि हन्ना अरेंट की नजर में विचारधारा क्या है, एक झूठी वैज्ञानिक वैश्विक दृष्टि है, बस सर्वाधिकारवाद का उदय। एक हो गया। अब हम अगली चर्चा करेंगे, वो करेंगे स्वतंत्रता के ऊपर। और हम जो जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं वो है ह्यूमन कंडीशन, मानव की स्थिति, 1958 में पुस्तक आई थी। ह्यूमन कंडीशन को हम समझे उससे पहले हमें दो क्षेत्रों को समझना होगा। ये कहता है कि समाज में दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और एक होता है निजी क्षेत्र। एक पब्लिक स्फीयर होता है, एक प्राइवेट स्फीयर होता है। समाज इन दो चीजों से मिलकर बनता है।
कार्ल मार्क्स कह गया समाज किससे मिलके बना है? आधार और अधिसंरचना से मिलके बना है। सार्वजनिक क्षेत्र में आती है राजनीतिक गतिविधि, निजी क्षेत्र में आती है आर्थिक व कौन सी गतिविधियां? पारिवारिक गतिविधियां। ये आपके निजी क्षेत्र में आती है। सिंपल सा है, कोई समझने की जरूरत नहीं है इसको तो ज्यादा। ये कहता है कि अगर आपको सार्वजनिक क्षेत्र को समझना है तो आपको कहां चलना पड़ेगा? यूनान। आपको पोलिस में चलना पड़ेगा। आपको पोलिस नहीं छोड़ा, आपको तो एथेंस चलना पड़ेगा। और एथेंस भी कौन सा? अरस्तु वाला या सुकरात वाला ले लो, चाहे जहां जब लोकतंत्र आ गया था पेरिक्लीज के बाद वाला। ये एथेंस में देखो, वहां के लोग दो क्षेत्रों को अलग अलग जानते थे। एक वहां सार्वजनिक क्षेत्र था और दूसरा निजी क्षेत्र था। सार्वजनिक क्षेत्र में नागरिक आते थे। ये नागरिक राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करते थे, विधायिका के कार्यों में भाग लेते थे और न्यायपालिका के कार्यों में भाग लेते थे। सद्गुणी होते थे, इनके पास अवकाश होता था और ये सार्वजनिक भलाई के लिए बढ़ चढ़ के काम किया करते थे कि दूसरों की भलाई कैसे करें हम। तो जब हम दूसरों की भलाई के लिए घर से बाहर निकल के और समाज के अन्य क्षेत्रों में काम करते तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया? एथेंस के लोग दोनों क्षेत्रों को अलग अलग रखते थे। किस किस को? सार्वजनिक और निजी को। इसलिए वहां के लोग सुखी थे। दूसरा आ गया निजी क्षेत्र, जिसमें आर्थिक और पारिवारिक गतिविधियां आती है। और ये कौन से युग में है? आधुनिक जो युग है, जब से उदारवाद कह लो ये आया है, चाहे समाजवाद आया होगा। अब हुआ क्या है कि आधुनिक युग में आते ही हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को अलग नहीं रखा, बल्कि इनको क्या कर दिया है? एक कर दिया है। अब चूंकि एक कर दिया है तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर हावी हो गया है कौन सी गतिविधियां? आर्थिक गतिविधियां हावी हो गई है। हमारे ऊपर भोगवाद हावी हो गया है, हमारे ऊपर उपभोक्तावाद हावी हो गया है, हमारे ऊपर तकनीक हावी हो गई है, हमारे ऊपर बाजार हावी हो गया है। और हम सिर्फ किसके बारे में सोचने लगे हैं? खुद के बारे में। मानवता का कल्याण कैसे होगा हम सोच नहीं पा रहे। चलिए अब चलते हैं। एथेंस के नागरिक जुटे और नागरिक जुट के और इस मुद्दे पे चर्चा करने लगे कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, हम क्या करें। तो वो कहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण का देखो मूल कारण क्या है। तो कि मूल कारण ये है कि हम सब जो घरों के अंदर फालतू का चूल्हा जला रहे हैं ना, उसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो वो कहेंगे चलो ऐसा करते हैं, अपन इस चूल्हे को बंद कर देते हैं, कई चीजों को कच्चा खाना ही क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। इससे सबका भला होगा, इससे हमारे जो बाकी लोग उनका भी भला होगा और हम सबका भी भला होगा। वो निर्णय कर लेंगे। सेम निर्णय आपको आधुनिक युग में करना है। आधुनिक युग में करना है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, धुएं की मात्रा कम करनी है, सीएफसी कम करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी है, कोयला कम जलाना है आपको, और एसी और फ्रिज बंद करने हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए। ट्रंप आया, मैं तो नहीं मानता। वो बोला, चीन बोला तू नहीं मानता तो हम भी, तू मरेगा तो हम भी मर जाएंगे। तो क्या हम सबके बारे में सोच रहे हैं? क्या नहीं सोच रहे। ट्रंप से पूछा तू क्यों नहीं कर रहा यार, दिक्कत क्या है तेरे ग्रीन हाउस गैसों से? कि दिक्कत ये है कि मेरे जो अमेरिका के नागरिक है उनको आदत पड़ चुकी है एसी में और फ्रिज के साथ रहने की, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने की आदत पड़ चुकी है। अगर मैंने इन चीजों पे प्रतिबंध लगाया तो उनको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। और अमेरिकन हैं अपनी लाइफस्टाइल बदलेंगे नहीं, वो तो ऐसे जीवन जिएंगे, मस्त जीवन जिएंगे, खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे और फुल भोग करेंगे। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पेड़ काटो, पर्यावरण प्रदूषण करो, कुछ भी करो। हम पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए गरीबी का वर्ण, हम तो ऐसी फैक्ट्रियां चलाएंगे, ऐसी नदियों को गंदा करेंगे, ऐसे समुद्र में मछलियां मारेंगे, हम तो सब कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर हमने ये चीजें रोक दी तो हम गरीब हो जाएंगे। अब आप ये कहें कि देखिए नदियां गंदी हो गई है, नहरें गंदी हो गई है, समुद्र को विषैला कर दिया है, कर कौन रहे हैं? वो फैक्ट्रियां जो इनके किनारे लगी हुई है, वो सीधे का सीधा सारी चीज कहां डालती है? उसके अंदर डालती है, नदी और नहरों के अंदर सीधा ही डालती है, अपना सीधा ही कचरा वहां डालती है। जो फैक्ट्रियां उनसे को रहे, फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, सारे लोग मर रहे हैं।
क्योंकि फैक्ट्रियां बंद करते ही बेरोजगारी आ जाएगी, और बेरोजगारी आते ही देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। तो अब है ना, हमारे ऊपर कौन सा क्षेत्र हावी हो गया है? हम जानते नहीं हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों की भलाई की जाती है और निजी क्षेत्र में सब भलाई की जाती है, और सारा मुद्दा इस सब भलाई के ऊपर और सब स्वार्थ के ऊपर केंद्रित हो गया है। तो अब हम भेद करना भूल गए हैं किस किस में, सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में। इसलिए हमारे ऊपर भोगवाद, आर्थिक गतिविधियां और क्षुद्र स्वार्थ हावी हो गए। और ये कौन से युग में हो रहा है? आधुनिक युग में हो रहा है। ये एथेंस में तो ऐसा नहीं होता था। फिर ये आगे कहती है कि एक व्यक्ति है ना, वो 3 प्रकार की गतिविधियां करता है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी स्वतंत्रता देखें, स्वतंत्रता क्या है, अब इसकी भी चर्चा करेंगे हम। कि एक व्यक्ति 3 गतिविधियां करता है। एक वो लेबर करता है, श्रम करता है, ये सबसे घटिया गतिविधि है, कोई कर लेता है इसको। दूसरा वो वर्क करता है, और तीसरा वो एक्शन करता है। लेबर करता है यानी श्रम करता है, वो पसीना बहाता है। इसके लिए वो क्या करता है? वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करता है, अपने सिर्फ भौतिक स्वार्थ पूरे करता है। मेरे घर पे आटा आ जाए, मेरे घर पे सब्जी आ जाए, मेरा घर बड़ा बन जाए, मेरी कार आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, एसी आ जाए। ये कौन सी गतिविधि है? लेबर गतिविधि है। दूसरा होता है वर्क, ये मध्य स्तरीय गतिविधि है। इसमें कलाकार और शिल्पकार आते हैं। ये खुद के आनंद के लिए भी और औरों के आनंद के लिए काम करते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, एक वो हुसैन होगा जो चित्र बनाता है, उसके चित्र से 2 फायदे होंगे। एक तो उसको खुद को आनंद मिलेगा, और दूसरा जो देखेगा उसको भी आनंद मिलेगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका भला देखा जाता है? ये भौतिक गतिविधियां हैं, ये कलात्मक गतिविधियां हैं जो हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाती है। अच्छे घर बनाना, अच्छी सड़कें बनाना, अच्छे पुल बनाना, अच्छी पेंटिंग बनाना, अच्छी फिल्में बनाना, अच्छा साहित्य लिखना, उसमें दोनों को आनंद आता है। इसमें निजी और दूसरा दोनों के बारे में सोचा जाता है। ये सबसे श्रेष्ठ गतिविधि है। इसमें व्यक्ति किसका भला सोचता है? सबका भला सोचता है। इसमें खुद की भलाई वो नहीं सोचता, वो औरों की भलाई होगी तो मेरी भी भलाई हो जाएगी। एक्शन है, ये श्रेष्ठ गतिविधि है। अब पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये एक्शन होता कहां है। एक्शन करता है अरस्तु का नागरिक। समझ में आ गया? क्या करता है नागरिक? सार्वजनिक गतिविधियों में, सार्वजनिक कल्याण की गतिविधियों में कॉमन गुड के लिए सक्रिय भागीदारी करता है। ठीक है। और ये एक्शन कहां दिखाई देता है? जब रूसो की सामान्य इच्छा का निर्माण होता है तो प्रत्येक नागरिक उसमें भाग लेता है। तो वो क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। जब कॉमन गुड के बारे में सोचता है, ग्रीन वाला कॉमन गुड, तो वो क्या कर रहा है? वो एक्शन कर रहा है। इसके लिए आपको सक्रिय भागीदारी करनी पड़ेगी। तो ये जो एक्शन है ना, ये दरअसल कौन से क्षेत्र में किया जाता है बताओ? सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है। ये सार्वजनिक सुख को बढ़ाता है, यानी सबके सुख को बढ़ाता है ये। और इसके लिए सार्वजनिक रूप से विचार विमर्श किया जाता है, सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, घर से बाहर निकला जाता है और विभिन्न लोगों से इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाती है। तो इसमें पब्लिक इंटरेक्शन होता है, सार्वजनिक विचार विमर्श होता है, सार्वजनिक इंटरेक्शन या विमर्श होता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र है, किसके लिए काम किया जाता है? सार्वजनिक सुख के लिए। लोग क्या करते हैं? सार्वजनिक विमर्श या इंटरेक्शन करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। ये है श्रेष्ठ गतिविधि कि आप घर से बाहर निकले। अच्छा, हमारे यहां ऐसी कोई गतिविधि कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। जो कर रहे थे वो कहां बैठे? हम नहीं, अंदर बैठे हैं। कोई बोल ही नहीं रहा इस टाइम। तो हम सारे कौन से क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं? स्वयं के बारे में सोच रहे हैं कि ईडी और सीबीआई हमें अंदर नहीं करते, हम यही सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जबकि इससे पहले 2012-13 में अन्ना हजारे क्या कर रहा था? एक्शन कर रहा था भ्रष्टाचार के विरुद्ध।
और बाबा रामदेव काले धन को लेके क्या कर रहा था? वो थी सार्वजनिक गतिविधियां जब आप सबकी भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन हमने देखा कि दरअसल वो कर क्या रहे थे, पता नहीं वो क्या लेबर कर रहे थे दरअसल, मुझे तो ये लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो आज भी वो सक्रिय रहते, काला धन आज भी समाप्त नहीं और भ्रष्टाचार आज भी समाप्त है, लेकिन वो बंदे गायब हो गए दो। चलिए कोई बात नहीं, आज भी कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं, एक्शन कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक्शन होता क्या है, ये होता है। तो अब हमें पता है कि अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो आपको कौन से क्षेत्र में काम करना होगा? सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना होगा। अगर आपने सार्वजनिक क्षेत्र में काम नहीं किया तो जो सर्वाधिकारवाद आएगा वो आपकी स्वतंत्रता को छीन लेगा। ठीक है, अब अपन वापस हिटलर के पास चलते हैं कि हिटलर का जो सर्वाधिकारवाद आया उसने क्या छीन ली? स्वतंत्रता से, नागरिकों की समस्त स्वतंत्रता उसने छीन ली। वो छीनी क्यों, बताओ? गलती किसकी थी? गलती यहूदियों की नहीं थी, गलती जर्मन्स की थी, जिन्होंने आंख मूंद के किस पे विश्वास किया? हिटलर की बातों पे। और हिटलर जब गलत कर रहा था तो उसका विरोध नहीं किया। वो सोचे हमारा घर थोड़ी जल रहा है, घर किसके जल रहे हैं? यहूदियों के। और एक दिन देखा कि इसका दुष्परिणाम और दंड किसको भुगतना पड़ा? पूरी जर्मनी को भुगतना पड़ा था। तो हम गड़बड़ कब होती है? जब हम क्या नहीं करते? एक्शन। तब हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है और तब टोटलिटेरिज्म पैदा होता है। तो आप भी ज्यादा कुछ नहीं तो हन्ना अरेंटे के छोटे से मुद्दे को जरूर समझे कि जहां कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे हमारे पड़ोस में हो रहा है, चाहे मोहल्ले में हो रहा है, हमें उसका सामूहिक रूप से क्या करना होता है? विरोध करना होता है। आप सही बताएं कि आधुनिक युग में हम होते क्या जा रहे हैं? मेरी सेमिनार है, घर से चला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, या रास्ते में किसी बहन बेटी के साथ है, कोई सीटी मारा है, कुछ कह रहा है, वो उसका विरोध कर रही है, वो उसके साथ झगड़ा कर रहा है। मेरा पहला दायित्व तो क्या बनता है कि उस चीज का क्या करूं? मैं विरोध करूं। जबकि मैं क्या करता हूं? लेबर करता हूं। भाग के काम मरने दो रहे, ये तो चलता रहता है यार, इसको छोड़ो। अपने वहां देखेंगे, अपने बच्चे आए आज, अपने जोड़ेंगे उसको। तो हम दरअसल करते क्या है? लेबर करते हैं। हम क्या नहीं करते? एक्शन नहीं करते। स्वतंत्रता तभी कायम रहेगी जब हम क्या करेंगे? एक्शन करेंगे। और एक्शन किस क्षेत्र में होता है? ये सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। तो राजनीति दरअसल कैसी गतिविधि है? राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है जिसमें क्या किया जाता है? अब हमें समझ लिया कि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या आती है? राजनीति। छोटी सी परिभाषा है कि राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है। कौन कह के गया है? हन्ना अरेंटे कह के गई। छोटा सा वाक्य, राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है, सार्वजनिक सुख के लिए काम करती है। और ऐसे एक्शन आपको एथेंस में दिखाई देंगे। हमें समझ में आ गया, यहां तक मुद्दा समझ में आ गया। हम स्वतंत्र कब रह पाते हैं? जब लेबर और वर्क की बजाय श्रेष्ठ गतिविधि कौन सी करें? एक्शन करें। अब हम हेबरमास के पास चलते हैं। क्या कह रहा था वो? उसने एक पब्लिक स्फीयर का देखा होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का विचार था ना उसका, पब्लिक स्फीयर। हेबरमास का सार्वजनिक क्षेत्र आपको अच्छी तरह याद आ रहा होगा। फिर वो बोला सिविल सोसाइटी किस क्षेत्र में काम करती है? सार्वजनिक क्षेत्र में। सिविल सोसाइटी सार्वजनिक क्षेत्र में जाके और जनता की भलाई के लिए काम करती है। जो काम राज्य नहीं कर पाता, सरकार नहीं कर पाती, वो काम कौन करती है? फिर सिविल सोसाइटी करती है। ठीक है, वो हमने देखा, उसका सार्वजनिक क्षेत्र देखा, सिविल सोसाइटी की चर्चा की। फिर हमने नव सामाजिक आंदोलनों की चर्चा की थी। ये जो नारियों के आंदोलन है, पर्यावरण संरक्षण के जो आंदोलन है, ये नरजातीयता के खिलाफ आंदोलन है, शांतिवादी जो आंदोलन है, परमाणु बमों के खिलाफ जो आंदोलन है, ये जो दलितों के आंदोलन है, ये WTO और 1990 के बाद के किसानों के जो आंदोलन है बाजार के खिलाफ, ये सारे नवीन आंदोलन है, ये न्यू सोशल मूवमेंट्स है। और ये सारे कौन से क्षेत्र की गतिविधियां हैं? अच्छा बताओ, ऐसी गतिविधि पिछले 2-3 साल में आपने कहीं देखी है क्या? ये सारे जो दिल्ली के चारों ओर किसान बैठे थे, ये क्या कर रहे थे? ये एक्शन कर रहे थे। अगर ये लेबर कर रहे होते तो क्या कर रहे होते बताओ? ये अपने खेतों में काम कर रहे होंगे। तो दिल्ली के चारों ओर जो डेरा डाला था वो कौन सी गतिविधि थी? ये सार्वजनिक भलाई के लिए था। अभी सब किसानों का भला होगा, और किसानों का भला होगा तो उपभोक्ताओं का भला होगा जो उन किसानों का पैदा किया हुआ खाते हैं। तो वो एक्शन है, ये था एक्शन। तो हमने किसकी चर्चा की? स्वतंत्रता की, ह्यूमन कंडीशन पे। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख लेना। तो 3 प्रकार की, लेबर, वर्क और एक्शन।
स्वतंत्रता का हनन तब होता है, सर्वाधिकारवाद तब आता है, हिटलर के नरजातीयता तब पनपती है, स्टालिन जैसे लोग तब मजबूत होते हैं जब लोग क्या करना छोड़ देते हैं, एक्शन करना छोड़ देते हैं। अपने देश में धीरे धीरे कौन सी गतिविधि बढ़ रही है और कौन सी कम हो रही है? आप खुद देखो, गुजरातियों में ना एक इन तीनों में से एक गतिविधि ज्यादा पाई जाती है, बताओ कौन सी? लेबर बहुत पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता गुजरातियों में? एक्शन नहीं पाया जाता। ये धीरे धीरे हम सबकी आदत हो रही है। आप खुद देखेंगे कि शहरों में लेबर ज्यादा होता है और गांवों में एक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि अभी उनके अंदर मानवता और सार्वजनिक कल्याण के भाव मरे नहीं है। ये है कारण। तो हमने देखा एक्शन क्या होता है, हमने स्वतंत्रता की चर्चा की। ये है तो स्वतंत्रता क्या है? क्या है स्वतंत्रता? सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक कल्याण के लिए, सार्वजनिक सुख के लिए सार्वजनिक विमर्श करना ही क्या है? स्वतंत्रता है। तभी हम स्वतंत्र रह पाएंगे, तभी हम स्वतंत्र होते हैं। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो बताओ आप क्या है? तब आप प्रतंत्र है। कौन से क्षेत्र के प्रतंत्र है? निजी क्षेत्र के। आप आर्थिक काम करें, घरेलू काम करें, अपने बच्चों के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए काम करें, समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ लेबर कर रहे हैं और आप प्रतंत्रता का काम कर रहे हैं। ज्यादा कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं। सेम बातें इससे पहले अरस्तु कह के चला गया है। उससे पूछा गया कि तू बता पोलिस क्या है? तो बोला पोलिस का तरह कायोनिया है, और ये ऐसा कायोनिया है जो किसका? ये उन लोगों का है जो फ्री लोग हैं, ठीक है, स्वतंत्र लोगों का समुदाय होता है पोलिस। स्वतंत्र लोगों का समुदाय। देखो मैं सब, उससे पूछा गया कि पोलिस क्या है, तो वो क्या बोला? स्वतंत्र लोगों का समुदाय, कायोनिया ऑफ फ्री पीपल्स, ये है पोलिस, स्वतंत्र लोग। अब ये बताओ स्वतंत्र लोग कौन थे? बताओ वह जो नागरिक थे ना, उनके लिए वो कह रहा है, वो कौन थे? वो थे स्वतंत्र लोग। बताओ वो स्वतंत्र क्यों थे? क्योंकि उनके पास अवकाश था। वो घरेलू कार्यों के दास नहीं थे, उनके आर्थिक मुद्दे उन पे हावी नहीं थे, इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए थे। उनके पास खूब अवकाश था, संपत्ति थी, दास थी, सब कुछ था। तो ये स्वतंत्र लोगों का समुदाय था, उनका राज्य था। बस ऐसी स्वतंत्रता की चर्चा कौन कर रही है? हन्ना अरेंट कर रही है। अब हमने एक चीज देखा कि राजनीति कैसी गतिविधि है, एक सार्वजनिक गतिविधि है। तो ये कहता है कि अगर ये कहते हैं कि इस मामले में मेरा प्रेरणा स्रोत कौन है, तो वो कहता है कि मेरा प्रेरणा स्रोत कौन है? अरस्तु है। अरस्तु हमें बता के गया था कि नागरिक कौन हो सकता है, नागरिकता के कर्तव्य क्या है। अब ये बोली कि जो नागरिकता के आधार है वो कितना अच्छा डिसाइड करके गया था अरस्तु। हम कहते हैं कि नागरिक वो होगा जिसने इस देश में जन्म लिया है, नागरिक वो होगा जिसके माँ बाप ने इस देश में जन्म लिया है, नागरिक वो होगा जो 15 साल से इस देश में रह रहा है, नागरिक वो होगा जिसका इस देश के साथ खून का संबंध है, नागरिक वो होगा। आज मैं पढ़ रहा था इजराइल के बारे में कि इजराइल का नागरिक कौन बन सकता है, कि इजराइल का नागरिक वो बन सकता है जो किसी भी देश का रहने वाला हो, उसकी जाति यहूदी होनी चाहिए, वो कहां का नागरिक बन जाएगा? अपने आप ही इजराइल का। तो ये बोले ये आधार नहीं होते नागरिकता के। नागरिकता जाति, धर्म, निवास, ये आधार नहीं होते। तो क्या क्या होना चाहिए? नागरिक किस आधार पे बनने चाहिए? नागरिक बनने चाहिए एक्शन के आधार पे। नागरिक बनने चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी के आधार पे, कि जो भागीदारी नहीं कर रहे हैं वो नागरिक नहीं है। तो देखिए अरस्तु से सीखा। तो अरस्तु की जो नागरिकता है दरअसल वो कैसी नागरिकता है? इसको हम कैसी नागरिकता बोलते हैं? सक्रिय नागरिकता। आपको पोलिस का नागरिक बनना है तो आप में क्या विशेषता होनी चाहिए? वहां का रहना जरूरी, रहते दास भी है, वहां रहते तो बुढ़े भी हैं, रहते स्त्रियां भी है, फिर भी वो नागरिक है नहीं है। तो एक ही चीज जरूरी है, वो है सक्रियता, सार्वजनिक मामलों में सक्रियता। इसी से कौन प्रभावित है? हन्ना अरेंट। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव किसका है? अरस्तु का। ये अरस्तु से इसलिए क्या होता है कि हम जब सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, हम जब सक्रिय नागरिक होते हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि इससे ना आनंद आता है। सार्वजनिक जब गतिविधियों में भाग लेते हैं तो आपका दायरा, आपकी बुद्धि क्या हो जाती है? व्यापक हो जाती है। ये आनंद की अनुभूति कराती है। इससे ना आप सौ को पहचानने लगते हैं। सौ के पहचान का तात्पर्य है कि पहले आप अपने आप को एक कूपमंडूक समझते हैं कि मैं सिर्फ क्या अपने 2 बेटे को, अपनी पत्नी, बस यही मेरा क्षेत्र है। लेकिन जैसे अब उससे बाहर निकलते हैं तब आपको पता चलता है यार कि मैं तो बहुत ही उदात्त भाव वाला, बड़ी सोच वाला व्यक्ति था। मैं सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का भी भला
कर सकता हूं। अब देख दो भाई कितना आनंद आता होगा जब अन्ना हजारे आंदोलन चलाया करता था, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं काम कर रहा था, किसके लिए कर रहा था? औरों के लिए। हमने कहा कि ये ना इसके जो नर्मदा वाली, नर्मदा मेधा पाटकर, आपको मेधा पाटकर ने क्या कर दिया, कौन सी तोप सिंह बन गई। मोदी ने देखते ही देखते और बांध की ऊंचाई बढ़ा दी और मेधा पाटकर से देखती रह गई। आपने क्या कर लिया था? आपने क्या कर लिया? मेधा पाटकर का नाम पढ़ रहे हैं हम कितने सालों से, हजारों लाखों लोग जानते हैं, और मेधा पाटकर जाती है तो लोग उसके सम्मान में क्या होते हैं? खड़े होते हैं। तो उसने अपने सौ को पहचान लिया कि हम अपने सौ का कितना ज्यादा विस्तार कर सकते हैं। ये निजी क्षेत्र में नहीं कर सकते, ये सब कौन से क्षेत्र में कर सकते हैं? हम कौन से क्षेत्र में भाग लेते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेते हैं। चाहे फिर अरुणा राय हो, कि अरुणा राय ने क्या कर लिया, तो अरुणा राय के साथ 50 कलेक्टर और 50 एसपी बने थे। अरुणा राय और बंकर राय छोड़ के आगे पूरा देश जानता है, आधा एक संसार जानता है, लेकिन इसके साथ कलेक्टर एसपी बने थे, उनको कोई नहीं जानता। उन्होंने सिर्फ लेबर किया, एक्शन है नहीं किया। जब इन्होंने आरटीए पता नहीं कौन कौन सा चला के और लाखों लोगों का कल्याण कर दिया इन लोगों ने। तो ये होता है एक्शन। ये तब आता है जब आप क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र से सक्रिय होते हैं। तो बड़े जरूरी है राजनीति में भाग लेना, बड़ा जरूरी है सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेना। इससे आनंद आता है, हम दूसरों का कल्याण कर पाते हैं, हन्ना अरेंट ये कहती है, और हम सौ का विस्तार कर पाते हैं और खुद के बारे में भी व्यापक सोच कर पाते हैं, अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर पाते हैं, अपनी महानता को दिखा पाते हैं। अब मैं आज कोई मेरे एक परिचित आए हुए थे, वो परिचित आए हुए थे तो ऐसी चर्चा चल पड़ी किसी एक XYZ आदमी की। वो बोला कि वो आदमी है ना, जब ऐसे गाड़ी वाड़ी लेके निकलता है ना, तो जो उसके स्टूडेंट है ना उसे घबराते हैं। वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो धरना भी देते हैं, तो बाग जाते हैं यहाँ वहाँ। अच्छा, मुझको उसके बच्चे भी उससे डरते हैं क्या? कि वो नहीं डरते, उसकी पत्नी तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। तो आप निजी क्षेत्र में महानता नहीं दिखा सकते, वहां तो आपको अपनी अर्धांगनी से डरना ही पड़ेगा। आप अपनी महानता का प्रदर्शन कहाँ कर सकते हैं? घर से बाहर जाके कर सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं पिछले कितने घंटे से बोल रहा हूँ, 2-2.5 घंटे से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। मेरी पत्नी 1 मिनट मेरी बात नहीं सुनती। तो आप सही बताओ, महानता का और दक्षता का प्रदर्शन कौन से क्षेत्र में कर सकते हो आप? सार्वजनिक क्षेत्र है। इसलिए ध्यान रखो कौन से क्षेत्र में जाओ। हाँ, वहां तो घर पे तो बोल लो ही मत आप। तो मैंने इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकता आपको। तो हमने कहा कि चर्चा की स्वतंत्रता की, आप याद क्या रखें? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र दो क्या होते हैं ये याद रखें। नंबर 1, व्यक्ति कितने प्रकार की गतिविधियां करता है? 3 प्रकार की। कौन सी मध्यम है, कौन सी निम्न है और कौन सी श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ गतिविधि राजनीति है। अब वो तो देखो ये क्या कह गया था, अरस्तु ये कह गया था कि सबसे श्रेष्ठ गतिविधि राजनीति है। इसलिए राजनीति के बारे में जो शास्त्र हमें ज्ञान दे रहा है वो क्या है? वो मास्टर साइंस है, वो स्रोत साइंस है, वो शिखरस्थ साइंस है, वो आर्किटेक्टोनिक साइंस है। ये सारे शब्द बोल के गया वो। तो सेम बातें हेर फेर के साथ आधुनिक युग में कौन कह रही है? हन्ना अरेंट कह रही है। अरस्तु वाली सारी बातें ये कह रही। तो हमने ये सारी चर्चाएं की। और एक छोटी सी लाइन है कि राजनीति कैसी गतिविधि है? सार्वजनिक गतिविधि है, जो कौन से क्षेत्र में की जाती है? सार्वजनिक क्षेत्र में की जाती है। अगर हम नारीवादियों की चर्चा करें और विशेष करके रेडिकल फेमिनिज्म की बात करें, हम कैट विलेट की बात करें या सिमोन दे बुआ की, वो क्या कह रही है? राजनीति पर्सनल, पब्लिक नहीं बल्कि पर्सनल। हमारा जो शोषण होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं होता, वो कहती है कार्यस्थलों पे नहीं होता, स्कूल्स में नहीं होता, ये विधायिका के अंदर बैठे नहीं होता, कहाँ होता है? घर के अंदर होता है। वो अलग कह रही है। और हन्ना अरेंट अलग है। हन्ना अरेंट के लिए राजनीति अलग अर्थ में है और कैट विलेट के लिए और उनका वो लैंगिकीय राजनीति कर रही है। ये सार्वजनिक चर्चाएं कर रही है, सबकी चर्चाएं कर रही है। तो हमने ये मुद्दा देखा कि राजनीति एक सार्वजनिक गतिविधि है। अब हम छोटी सी चर्चा एक और करेंगे कि इसका तात्पर्य कि व्यक्ति को निजी क्षेत्र में काम नहीं करना चाहिए। कौन से क्षेत्र में काम करना चाहिए? सार्वजनिक क्षेत्र में। तो हन्ना अरेंट कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। हन्ना अरेंट कहती है दोनों ही क्षेत्र जरूरी है, निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र। दोनों है तो अलग अलग, लेकिन एक व्यक्ति के सही विकास के लिए दोनों क्षेत्रों में भागीदारी जरूरी है। आप दोनों क्षेत्रों में समन्वय बना के रखें तब आपका सही विकास होगा।
वो कहता है अगर आप सिर्फ निजी क्षेत्र में डूब गए तो आपका कभी भी पूर्ण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि घर के दायरे से बाहर नहीं निकलोगे तो आप कुएं के मेंढक हैं, आप बहुत कुछ सीख नहीं पाओगे। तो अगर आपको अपनी बुद्धि को व्यापक करना है, पूर्ण विकास करना है, तो आपको घर तो छोड़ के कौन से क्षेत्र में आना पड़ेगा? सार्वजनिक क्षेत्र में। आप घर जाते ही नहीं और हमेशा ही कौन से क्षेत्र में काम करते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो भी आप अपने दृष्टिकोण का बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाते, क्योंकि कई चीजें आपको सिर्फ कौन सा क्षेत्र सिखा पाता है? निजी क्षेत्र सिखा पाता है। ये कहता है कि निजी क्षेत्र में जो आपको प्रेम मिलता है, निजी क्षेत्र में जो आपको समर्पण मिलता है, और निजी क्षेत्र में जो आपको सत्यता मिलती है, वो आपको सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं मिलती। क्योंकि यहां प्रेम बहुत ही कॉन्क्रीट रूप में मिलता है। आपके बेटे बेटी, पत्ते पत्नी, माँ बाप है, ये आपके लिए जान लड़ा देते हैं, या आपके लिए सारे ऑर्गन्स दान कर देते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। इतना ज्यादा त्याग और बलिदान नहीं पाया जाता जितना त्याग और बलिदान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये प्राप्त करने के लिए आपको कौन से क्षेत्र में आना पड़ेगा? निजी क्षेत्र में। दूसरा ये कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में इनके अलावा एक गड़बड़ और होती है, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत आते हैं, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता, इसमें अप डाउन बहुत आते रहते हैं। अच्छा भला राह चल रहा था, सुकरात को मार दिया। अच्छा भला राह चल रहा था, अरस्तु पढ़ा रहा था, सत्ता परिवर्तित हुई, अरस्तु को भागना पड़ा। तो इसमें ना फ्लक्चुएशन इतने ज्यादा आते हैं, उतार चढ़ाव इतने आते हैं कि व्यक्ति इतने उतार चढ़ावों को सहन नहीं कर पाता। व्यक्ति एक दिन ये चाहता है कि उसका जीवन क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। आप खुद देखेंगे कि पहले जब हम जवान होते हैं, महिला और पुरुष, और पैरों पे खड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर के, तो हम कहते हैं शादी नहीं करेंगे यार, शादी एक क्या चीज है, बोरिंग चीज, लिव इन में रहेंगे। आज एक्स के साथ, परसों वाई के साथ, उसके दिन जेड के साथ। फिर जब आप उम्र दराज हो जाते हैं, फिर कहते हैं यार ये नहीं है, सब झूठ बोलते हैं एक दूसरे से। एक समर्पित सा एक जीवन साथी, उसी के साथ पूरा जीवन गुजार देंगे। तो व्यक्ति है ना, इतनी उथल पुथल होती है सार्वजनिक क्षेत्र में कि वो क्या ढूंढने लगता है? स्थायित्व ढूंढने लगता है। और स्थायित्व उसको कहाँ मिलता है? निजी क्षेत्र में उथल पुथल नहीं होती ज्यादा, यहाँ लगभग स्थायित्व रहता है। तो कहता सार्वजनिक क्षेत्र में एक छोटी सी कमी ये भी पाई जाती है कि यहाँ उथल पुथल ज्यादा होती है, जब निजी क्षेत्र में स्थायित्व पाया जाता है। तो ऐसे करके वो कहती है कि दोनों क्षेत्रों में समन्वय बनाए रखना क्या है? जरूरी है। अकेला सार्वजनिक क्षेत्र भी श्रेष्ठ नहीं है और अकेला निजी क्षेत्र भी श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को किसके मध्य? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य समन्वय बना के रखना चाहिए। अब हम एक मजेदार चर्चा करेंगे। अभी हमने दो पुस्तकों की चर्चा की। एक तो चर्चा की है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, कि है क्या सर्वाधिकारवाद, कहां से आया, उदय क्यों हुआ, विचारधारा क्या है, व्यवहारवाद गड़बड़ क्या करता है। फिर हमने दूसरा जो टॉपिक देखा वो देखा स्वतंत्रता क्या है, कहां से आती है, क्यों चली जाती है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, ये सब हमने देखा। राजनीति क्या है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा ज्यादा जरूरी है। अब हम अगला टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे क्रांति, कि क्रांति क्या है। प्रैक्टिस लास्ट में कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। रिवोल्यूशन, ऑन रिवोल्यूशन पुस्तक है इसकी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।